ओके, तो इस वीडियो में हम पैक के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर एमसीक्यूज जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से रिलेटेड है और जो टेक्निकल हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और उसके ऑल्टरनेट आपको ऑप्शंस भी बता दूंगा कि कैसे एमसीक्यूज को हैंडल किया जाता है। तो हम क्विकली सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पोर्शन में पैक की जो बुक है उसके अंदर एमसीक्यू जो हमारे पास गिवन है मैं उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने जो स्टार्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किया है, जो एक्सेल का पोर्शन है। बाकी जो अबव 1 to 7 है वो फॉर्मेटिंग डेटा से रिलेटेड है, जो बहुत आसान है, स्टूडेंट्स उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सो जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है फॉर्मेटिंग डेटा इन कंटेंट्स, और उसके एमसीक्यू नंबर क्वेश्चन नंबर 8 से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एमसीक्यूज जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दे रहे होते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 मैं रीड आउट करता हूँ। ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप ऑप्शन कैन बी फाउंड इन। ठीक है, अभी आपसे पूछा ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप का जो ऑप्शन है वो कहाँ हो सकता है। तो उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए। 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो नेविगेट करके आपको देखने होंगे कि जो पाथवे ये बता रहा है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, और फिर एक शॉर्टकट की और नन ऑफ द अबव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं कि ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस बटन, ऑल्दो ये फाइल टैब होना चाहिए। ऑफिस बटन हमारे पास एक्सेल 2007 में हुआ करता था, जो टॉप लेफ्ट साइड पर मौजूद होता था। अब हमारे पास फाइल टैब होता है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज ऑफिस बटन। तो एक्सेल में अगर हम देखें तो फाइल टैब, और फिर हम जाएंगे ऑप्शंस की तरफ। जब हम क्लिक करेंगे ऑप्शंस पे तो वहाँ पर हमारे पास एक्सेल ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें प्रूफिंग का टैब अवेलेबल है। और इस प्रूफिंग के टैब में यहाँ लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। और फिर जब आप ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप का टैब अवेलेबल है। सो इस तरह से आपने नेविगेट करना है और इस ऑप्शन का जवाब दे देना है। सो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक लगेगा? जो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो बेस्ट पॉसिबल आंसर आप पिक कर लेंगे। लेकिन इस एमसीक्यू को और भी दूसरे तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। लेट सपोज ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप के अंदर भी मजीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें एक्शंस का टैब भी अवेलेबल है, मैथ, ऑटो करेक्ट भी और ऑटो करेक्ट भी है। और फिर ऑटो करेक्ट के अंदर भी आपके पास कुछ सर्टेन ऑप्शंस होते हैं जिसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से एमसीक्यूज चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी हद तक लिमिटेड स्कोप पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज नंबर 9, टू फॉर्मेट अ सेल यूजर नीड्स टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स यूजर विल। अब ये आपसे कह रहा है कि एक फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होता है, उसको ओपन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले कह रहा है गो टू होम टैब, सेल्स ग्रुप, फॉर्मेट लिस्ट और फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक कर दें। तो अगर हम देखें होम टैब में हमारे पास जो है फॉर्मेट का जो विंडो है वो किस तरह से आ सकती है। फॉन्ट का ग्रुप से भी आप जा सकते हैं। जब आप राइट बॉटम पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स की विंडो तक आ जाएंगे। सो आप नेविगेट कर सकते हो उस फॉर्मेट सेल्स की विंडो पे, चाहे आप अलाइनमेंट के ग्रुप पे क्लिक करें या फॉन्ट के ग्रुप पे क्लिक करें या नंबर के ग्रुप पे क्लिक करें। दूसरा, नॉर्मली हम शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल 1 अगर प्रेस करेंगे तो वहाँ से भी आप जो है फॉर्मेट सेल्स की विंडो तक जा सकते हैं। तो इस एमसीक्यू के हवाले से ए आंसर भी ठीक है, बी भी ठीक है। सो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर को चेक लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अ यूज़र विशेस टू चेंज होल कॉलम ऑफ डेट्स फ्रॉम टर्किश फॉर्मेट टू यूएस फॉर्मेट। अब एक कॉलम है जिसमें बहुत सारी डेट्स लिखी हुई हैं जो कि टर्किश फॉर्मेट में, और उस यूज़र को जो है उसको यूएस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके 4 ऑप्शंस यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि ये एक्सेल में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि यूज़र नीड टू डिफाइन अ कस्टम डेट फॉर्मेट, कि वो अपना कस्टमाइज डेट फॉर्मेट बनाए ताकि टर्किश फॉर्मेट से यूएस में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि यूज़र नीड्स टू सेलेक्ट द कॉलम, गो टू फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द कैटेगरी डेट एंड चेंज द लोकेल टू यूएस, कि वो फॉर्मेट सेल्स के डायलॉग विंडो तक जाए, डेट के कैटेगरी तक जाकर टर्किश फॉर्मेट को यूएस लोकल में चेंज कर दें। हम देखेंगे कि क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं।
और चौथा कह रहा है कि वो कस्टम में जाकर ख़ुद अपना फॉर्मेट जो है वो डिफ़ाइन करें। तो लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास यहाँ पर डेट मौजूद है, ठीक है, जो कि इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट करंटली यूएस लोकल में ही होगी, क्योंकि मैंने इसको अभी टर्किश नहीं बनाया, बट हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि जब हम सेल पे राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स पे जाते हैं और उसके बाद नंबर का टैब होता है, वहाँ पर डेट के अंदर हमारे पास यहाँ लोकल सेटिंग्स है। लोकल मतलब लोकेशन, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स तो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम देखना चाहें कि जी टर्किश अवेलेबल है इसमें या नहीं है, तो हमें अभी पता चल जाएगा। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर टर्किश ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो टर्किश में जो डेट्स लिखी जाती हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखी जाती हैं। अगर कुछ डेट्स ऑलरेडी मेरे इस कॉलम के ऊपर टर्किश में मौजूद है, तो मैं इस टर्किश को हटाकर, मतलब इसको चेंज करके, स्क्रॉल करके मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, विच इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द रेलिवेंट आंसर कि आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स तक जाएंगे और डेट में लोकल को यूएस कर देंगे। नेक्स्ट इज कस्टम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। अ कस्टम नंबर फॉर्मेट दैट एक्सेप्ट्स द वैल्यू 2.65 LBS इज डिफाइंड बाय, यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर एक एक्सेल के सेल में मैं 2.65 LBS लिखना चाहूँ तो वो कस्टम फॉर्मेटिंग के लिहाज से कैसे लिखा जाएगा। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में अगर हम जाकर, फॉर एग्जांपल नन ऑफ द अबव तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ABC में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको कस्टम फॉर्मेटिंग में अप्लाई करने से आप इस तरह के फॉर्मेट्स को सेल में लिख सकेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं 0.00 LBS जो ऑप्शन सी है। अब चूंकि 0.00 मीन्स एनी नंबर विद इन द सेल विच विल बी द पॉजिटिव नंबर, और LBS एक टेक्स्ट है, आपका कस्टमाइज टेक्स्ट है, तो याद रखें जब भी आपको अपना कस्टमाइज टेक्स्ट लिखना होता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आता है। 9.99 LBS क्या करेगा, सेल में आपको 9.99 ही नज़र आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर आप नहीं लिख सकेंगे। तो बज़ाहिर ऑप्शन ए हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है कि अगर हम 0.00 यानी एनी नंबर को हम अपने एक कस्टमाइज टेक्स्ट के साथ लिखना चाह रहे हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। और अगर हम इसको अप्लाई करके देखना चाहें तो लेट सपोज किसी ब्लैंक सेल में जाकर मैं फॉर्मेट सेल्स तक पहुंचता हूं और कस्टम में जाकर उस करेक्ट कस्टम फॉर्मेट को यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 0.00 इन्वर्टेड कॉमास में, फिर उसने कहा LBS आप लिख दें। जब मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया, अब मैं सिंपली सेल के अंदर 2.65 लिख रहा हूँ, ठीक है, और जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो LBS ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसको कस्टम फॉर्मेटिंग में लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नंबर 2 इसी का पार्ट है दूसरे सवाल में, क्वेश्चन नंबर 12 है, टू डिफाइन अ कस्टम नंबर फॉर्मेट विच एक्सेप्ट्स द वैल्यू 2.65 LBS यूजर नीड्स टू। अब ये कह रहा है कि जब 2.65 LBS जिस तरह से हमने यहाँ पर फॉर्म किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो किस तरह से किया था, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है कि आप फॉर्मेट सेल्स के डायलॉग बॉक्स में जाएं, कैटेगरी में जाएं, नंबर में जाएं और टाइप करें LBS। तो अगर हम देखना चाहें राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, नंबर, और यहाँ पर हम LBS लिख नहीं सकते, यहाँ पर हम अपना कस्टमाइज टेक्स्ट लिख नहीं सकते। यहाँ पर ज़्यादा हम नंबर की कैटेगरी में डेसिमल्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और कॉमा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं 1000 सेपरेटर से, बट अपना कस्टमाइज टेक्स्ट LBS जो वो कह रहा है वो नहीं लिख सकते। हमें अपना कस्टमाइज टेक्स्ट लिखवाने के लिए हमेशा कस्टम में ही जाना पड़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि आप फॉर्मेट सेल्स डायलॉग विंडो में जाकर कैटेगरी में कस्टम में जाकर उसको लिखें, जो कि बिल्कुल ठीक है। सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर आपको देखें बेस्ट पॉसिबल आंसर सेलेक्ट करना है स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी तो यही बनती है कि जी ऐसे MCQs जिसमें बोथ ए एंड बी है वो ऑलमोस्ट सही होते हैं, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग, तो इस लिहाज से ऑप्शन सी भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर कि आप 2.65 LBS के फॉर्मेट को कैसे डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पर उसने एक कस्टम फॉर्मेट डिफाइन किया है, विल मेक द वैल्यू, और उसने एक वैल्यू दी है अपेयर एज। वो कह रहा है कि एक नंबर अगर हम इस नंबर को टाइप करें एक्सेल के सेल में और फिर कस्टम फॉर्मेटिंग को जिस तरह की अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट नज़र आएगा। अब कॉन्सेप्चुअल साइड अगर आपको पता है तो सबसे पहले देखते हैं डॉलर का साइन लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब जो भी नंबर हम सेल में लिखेंगे और इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे तो डॉलर साइन पहले आएगा,
तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए, सी और डी में मुझे डॉलर का साइन सबसे पहले नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन बी तो पहले ही एक्सक्लूड हो गया, गलत हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हैशटैग मीन्स एनी नंबर, चाहे सेल में कोई भी नंबर लिखा हो, छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो। फिर 3 मरतबा 1000 सेपरेटर्स है, यानी लास्ट के 3 डिजिट्स अपेयर होंगे। अगर 1 मरतबा 1000 सेपरेटर होगा तो यहाँ पर 3 है, तो उसका मतलब 9 डिजिट्स 9 रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद एम लिखा हुआ है और फिर इसके बाद सेमीकोलन है। तो अप्रोक्सीमेटली कॉन्सेप्चुअल साइड अगर आप देखें तो $20 मिलियन आपको यहाँ पर नज़र आना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता और आप आंसर पता करना चाह रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो उसकी ट्रिक ये हो सकती है कि आप ये नंबर सेल में लिख दें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1987987987987 देन 9, ठीक है। तो ये नंबर मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया और अब मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके उस फॉर्मेट को डिफ़ाइन कर देता हूँ। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम, और जो फॉर्मेट उसने कहा है मैं उसको यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। उसने कहा डॉलर का साइन, फिर हैशटैग, फिर 3 टाइम्स कॉमा और फिर इसके बाद एम, ठीक है, और वो कैपिटल में होगा। तो जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा, ऑल्दो यहाँ पर फार्मूला बार में आपको नंबर एज अ कंप्लीट नंबर नज़र आ रहा है, लेकिन $20 मिलियन आपको सेल में नज़र आ रहा है। इसका मतलब यही है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से आप कस्टम फॉर्मेटिंग के तमाम MCQs को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन MS Excel व्हेन यू चूज एन इमेज टू बी डिस्प्लेड एज बैकग्राउंड ऑफ द शीट। अगर आप एक्सेल की स्प्रेडशीट में एक बैकग्राउंड को इंसर्ट करते हैं, और बैकग्राउंड कहाँ से इंसर्ट होगा, लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू एन आइडिया। पेज लेआउट के अंदर आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड आपके पास नॉर्मल लेआउट में भी नज़र आता है और बैकग्राउंड आपके पास पेज लेआउट के व्यू में भी नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पर क्विकली वो क्या कह रहा है कि इन MS Excel यू कैन चूज एन इमेज टू बी डिस्प्लेड एज बैकग्राउंड ऑफ द शीट, इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एंड ऑल्सो बी प्रिंटेड। याद रखें बैकग्राउंड आप प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। इट अपीयर्स ओनली ऑन हार्ड कॉपी, डेफिनेटली जब वो प्रिंट नहीं हो सकते तो वो हार्ड कॉपी में भी नहीं होंगे। इट अपीयर्स ओनली ऑन नॉर्मल व्यू, ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड जो है वो पेज लेआउट व्यू में भी व्यू हो सकते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट इज़ डिस्प्लेड ओनली ऑन स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट इज इन MS Excel मर्ज सेल ऑप्शन डज नॉट वर्क मैन। मर्ज सेल्स का जो ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज सेल्स का जो ऑप्शन होता है वो कह रहा है कि कब काम नहीं करता, जब वर्कबुक शेयरिंग पर होती है, जब वर्कबुक प्रोटेक्ट होती है, या वर्कशीट प्रोटेक्ट होती है, या बोथ A and C। अब आप देखें ज़्यादातर हम MCQs वो टारगेट करते हैं कि जिसमें बोथ A and C है, या ऑल ऑफ दी अबव है, या नन ऑफ दी अबव है, उस ऑप्शंस के साथ जा रहे होते हैं। लेकिन हम ये कंसिडर ज़रूर करते हैं कि हम बाकी के ऑप्शंस को भी चेक कर लें फॉर द सेफ साइड, ताकि हमारा जो एक नंबर है मार्क्स वो हमें पास और फेल से बचा सकता है, तो मतलब फेल होने से वो बचा देगा हमें। तो यहाँ पर अब कैसे आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहले हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट करके देखते हैं कि क्या मर्ज सेल्स उस वक्त डिसेबल होता है कि नहीं। अगर मैं रिव्यू के टैब में शीट को प्रोटेक्ट करूं और फिर होम टैब में मर्ज एंड सेंटर को जाके देखूं तो बिल्कुल सही है कि शीट को प्रोटेक्ट करने से मर्ज एंड सेंटर डिसेबल हो जाता है, यानी ऑप्शन सी तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी को ज़रा देखते हैं कि जब मैं वर्कबुक को प्रोटेक्ट करता हूं तो होम टैब में मर्ज एंड सेंटर इनेबल्ड है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। और वर्कबुक को शेयरिंग पर रखने से भी मर्ज एंड सेंटर डिसेबल हो जाता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल है, बोथ A and C, ठीक है। तो वेरीफाई भी हो गया, प्रोबेबिलिटी भी बनती है कि हाँ ये ऑप्शन सही होगा, और हमने चेकिंग भी कर ली। नेक्स्ट इज इन MS Excel इफ कॉलम A इज फिल्ड विद अ सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 21, अगर कॉलम A के अंदर वो कह रहा है सीरीज है जो स्टार्ट हो रही है 21 से, ठीक है, एंड कॉलम बी इज फिल्ड विद द सीरीज फ्रॉम 31, और कॉलम बी के अंदर सीरीज जो है वो 31 से फिल हो रही है, और वो कहाँ तक जा रही है, लेट सपोज अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ को जनरेट करवाएंगे। 21 के बाद जो है वो हमारे पास 22, ठीक है, और हम इसको फिल हैंडल से ड्रैग कर लेंगे अप टू सम रॉज। इस तरह से 31 यहाँ पर लिखा 32, और फिर दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके हम फिल हैंडल की मदद से सीरीज़ जनरेट करवा लेंगे। तो
तो सवाल को पढ़ते हैं। वो कहता है कि अगर A11 से B13 तक को हम मर्ज कर दें तो कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू रिमेनिंग होगी रिजल्टिंग। तो हम A11 से B13 तक जो है वो सेल्स को मर्ज कर देते हैं। A11 से B13, ठीक है। सो A11 से B13 तक की रेंज मैंने सेलेक्ट की। होम टैब में जाके मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। जैसे ओके करता हूँ तो 31 इज़ द रिमेनिंग हेयर। और अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास आंसर ऑप्शन बी अवेलेबल है, दैट इज़ 31, ठीक है। इन MS Excel यू कैन नॉट हाइड। आप MS Excel में क्या चीज़ हाइड नहीं कर सकते। आप वर्कशीट हाइड कर सकते हैं, आप रॉ भी हाइड कर सकते हैं, आप कॉलम भी हाइड कर सकते हैं, आप वर्कबुक को भी हाइड कर सकते हैं। सेल एक ऐसी चीज़ है जिसे आप एक्सेल में हाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगेन मैं थोड़ा सा क्विकली आगे बढ़ रहा हूँ एक्सेल के पोर्शन से रिलेटेड। कस्टम नंबर फॉर्मेट में आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट सीक्वेंस जो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। शॉर्टकट की से रिलेटेड मैं आपको एक टेक्निक बता दूं कि आपको कोई शॉर्टकट की याद करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इफ़ कि अगर कोई शॉर्टकट की आती है तो मैं कैसे आंसर करूं। जो सवाल आपसे पूछा गया, लेट्स सपोज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन द करंट वर्कबुक। कौन सी शॉर्टकट की है जिसको प्रेस करने से एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। आपको एक एक करके वो शॉर्टकट की अप्लाई करनी है। जिस शॉर्टकट की से आपको वो आंसर मिल जाएगा दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और MCQ यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन MS Excel add the space for insignificant zeros on either side of the decimal point if the number has a fewer digits than the number of digit placeholders so the decimal are aligned in। तो अलाइनमेंट के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से जो है वो आपके पास क्वेश्चन मार्क होता है जो डिजिट प्लेस होल्डर्स का काम करता है, जो डेसिमल्स को करेक्ट प्रॉपर अलाइन करके देता है, चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है, इन MS Excel ऑटो फिट बिहेवियर इन टेबल्स डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग ऑप्शंस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टेबल्स के अंदर आपके पास नहीं मिलता। तो सिंपली आपने टेबल पे जाना है और उसको इंसर्ट करके, इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर एक विंडो आती है जिसमें जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। विच ऑपरेटर यू मे यूज टू कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट फ्रॉम 2 सेल्स। कॉन्कैटिनेट का मतलब ज्वाइन करना। कौन सी ऐसा ऑपरेटर है जो ज्वाइन करने में काम करता है, वो है एम्परसेंड, एंड का साइन जो होता है एम्परसेंड, जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को ज्वाइन करता है। 24, अ नंबर इज यूज्ड एज लेबल अल्फा वैल्यू बाय यूजिंग, ठीक है। अ नंबर इज यूज्ड एज लेबल, तो एक नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, अल्फा न्यूमेरिक बनाने के लिए आप एपोस्ट्रोफी का साइन यूज़ करते हैं, जिससे उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड हो जाती है। और लेफ्ट साइड पे नंबर्स नहीं होते बल्कि वो एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है, लेबल कंसीडर किया जाता है। फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ऑफ A1। A1 जो है यहाँ पर रिलेटिव है सवाल के अंदर। उसने कहा अगर एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको पता होगा कि डॉलर का साइन लगता है जिससे सेल एब्सोल्यूट हो जाता है। 26 इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपको एक सीक्वेंस में चीज़ नज़र आ रही है 1 2 3, तो ये बेसिकली सीरीज़ कहलाएगी। कॉलम 1 2 3 जो बिहेवियर यहाँ दिखा रहा है दिस इज कॉल्ड द सीरीज, ठीक है। F2 इज़ यूज टू। F2 आप कब यूज़ करते हैं, जब आपको सेल में कोई चीज़ एडिट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना नाम लिखा और आप दूसरे सेल पर आ गए, फिर आपको पता चलता है कि आप मुझे इसके अंदर एडिटिंग करनी है, तो आप F2 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको एक्सेल एडिटिंग मोड में लेकर चला जाएगा। So F2 is used to edit the cell contents. Option C is the right answer. नेक्स्ट अगेन आप देखें कुछ ऐसे MCQs आपके पास आ रहे हैं जो आपको बिल्कुल पाथवे बताना है कि अगर एक ऑप्शन है वो किस तरह से करते हुए हम उस ऑप्शन को सही परफॉर्म कर लेंगे, तो आपको ये ऑप्शंस परफॉर्म करने होंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। By setting row height or column width to 0 will make the column or row hidden। जब आप किसी कॉलम की width को या रो की हाइट को 0 करेंगे तो वो हाइड हो जाती है।
If you enter the time based on 12-hour clock and you forget to enter AM और PM, Excel will take it as. अगर आप टाइम इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1:30 और जैसे इंटर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पर AM भी डिफाइन नहीं कर रहा, PM भी डिफाइन नहीं कर रहा, और जैसे ही मैं अगेन उस सेल पर आता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मुझे फार्मूला बार में AM नज़र आता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, AM। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रॉब्लम होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लोगों को कि कैसे किस तरह के सवाल आएंगे। तो इसमें एक और सवाल आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन 37, एक्सेल 2010 कंडीशन फॉर्मेटिंग कैन कंटेन अप टू 128 कंडीशंस। क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं, तो उसकी एक लिमिट नहीं है, 128 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस MCQ के लिहाज से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में 128 कंडीशंस प्लस अप्लाई कर सकते हैं। इन एक्सेल 2010 फॉलोइंग कंडीशन फॉर्मेटिंग टाइप्स आर प्रोवाइडेड। अब मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे MCQs जिसमें खास तौर पे ऑप्शन होते हैं ऑल ऑफ दी अबव, वही सही आंसर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं सही होने के, लेकिन हमें चेक करना चाहिए कि ABC आइदर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल हैं। कलर स्केल्स भी अवेलेबल हैं, डेटा बार्स भी अवेलेबल हैं, आइकन सेट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको चेक करना हो तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के मेन्यूज़ को सिर्फ देखते जाएंगे तो आपको ये सारे आंसर्स नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं, ऑप्शन ABC सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो अल्टीमेटली जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो ऑप्शन D होगा आपके लिए। ठीक है, इन एक्सेल 2010 इफ अ सेल हैज़ मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड स्टॉप इफ ट्रू ऑप्शन इज क्लियर्ड, व्हाट डज इट मीन? अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मल्टीपल कंडीशंस हमने अप्लाई की, लेट्स सपोज 4 या 5 कंडीशंस हमने अप्लाई की, और स्टॉप इफ ट्रू का बटन डेफिनेटली आपको नज़र आएगा, अगर वो ऑप्शन क्लियर है उस पर अगर आपने चेक नहीं लगाया हुआ तो फिर क्या होगा? अब देखिए इस MCQ के अंदर 4 ऑप्शन है और अगेन ऑल ऑफ द अबव का आंसर यहाँ मौजूद है, लेकिन हमने कहा कि हम 1, 2, 3 को चेक करेंगे, अगर वो तीनों मीट करेंगे तो फिर ये बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा, लेकिन हर दफ़ा ऐसा शायद पॉसिबल ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं, नो इफेक्ट ओवर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबसे पहला आंसर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग विल स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट ट्रू कंडीशन, ओनली कंडीशन फॉर्मेटिंग विदाउट स्टॉपिंग व्हेन कंडीशन हैज़ बीन मेट। तो अब हम यहाँ पर सिनेरियो को चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लेट सपोज मैं कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं और मैं सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ कि जो नंबर ग्रेटर देन लेट सपोज 20 है वो हाईलाइट हो जाए। सही है, येलो कलर से। तो इस रेंज में जो भी सेल्स 20 से अबव थे वो यहाँ पर मेरे पास हाईलाइट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर मैं इसी रेंज को सेलेक्ट करके एक और नया रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि जो हाईएस्ट नंबर है इसके अंदर उसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 कंडीशंस मैंने अप्लाई की हैं जो कि मैं मैनेज रूल्स में जाके चेक कर सकता हूँ। एक है टॉप 1 और एक है सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 20। तो अभी स्टॉप इफ ट्रू पे हमने चेक नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला रूल लगा हुआ है कि पहले उसको हाईलाइट करें जो टॉप 1 है, यानी जो हाईएस्ट है। तो जो हाईएस्ट है वो 20 से अबव भी है, ऐसा ही है। तो 2 कंडीशन सेम एट अ टाइम मीट हो रही है, लेकिन जो कंडीशन सबसे ऊपर है वो अप्लाई हो जाती है। अगर मैं इस कंडीशन को ऊपर ले आऊँ, ठीक है, और मैं अप्लाई करके ओके कर दूँ, तो देखें अब हाईएस्ट एक डिफरेंट रूल से अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसमें सबसे पहला रूल जो रखा है सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 का, और हमने स्टॉप इफ ट्रू पे चेक नहीं लगाया। ठीक है, सो जो भी रूल सबसे पहले होगा वो पहले अप्लाई हो जाएगा। ऑल दो क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं, 2 क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं, बट वो अप्लाई नहीं होंगे सेम एट अ टाइम। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ें तो सबसे जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कंडीशन फॉर्मेटिंग विल स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट ट्रू कंडीशन, क्योंकि सेम एट अ टाइम में आपके सारे ऑप्शंस अप्लाई नहीं होते कंडीशन फॉर्मेटिंग में। जो पहले अप्लाई होगा वहीं पे वो फर्स्ट पे ट्रू स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज
एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस सिनेरियोज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज और आर। अगर हम किसी बिजनेस सिनेरियो को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, यानी बिजनेस के हवाले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ हो सकती है। तो अगर हमारे पास बिजनेस के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और वो रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, और हम देखना चाहते हैं कि हम उन रेवेन्यूज़, उन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करें जिनका रेवेन्यू 10% अबव है ईयर बाय ईयर, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप एक कंडीशन बता रहे हैं और उसके बेसिस पे हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं, तो दिस इज पॉसिबल। नंबर बी इज व्हाट आर द ट्रेंड्स इन अ मार्केटिंग ऑप्शन पोल ओवर द पास्ट 2 years। अगेन देखें, पास्ट 2 years का मतलब एक टाइम पीरियड की बात हो रही है और कंडीशन फॉर्मेटिंग में टाइम पीरियड्स मौजूद है, ठीक है। तो हम हाईलाइट करवा सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन है, इसके अंदर टाइम पीरियड भी है और एक क्राइटेरिया भी है मार्केटिंग ओपिनियन पोल, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है सही आंसर की वो बोथ ए एंड बी है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 2 MCQs ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन फॉर्मेटिंग, कि वो कह रहा है कि वाइल एडिटिंग द फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑफ 2 color scale in new formatting rule dialog box which of the following fields have attributes lowest value and highest value। यानी जब आप 2 color scale को कंडीशन फॉर्मेटिंग में अप्लाई करते हैं तो लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के साथ आपको कितने क्राइटेरियाज नजर आते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में आपको बता दिए। तो मैं ज़रा आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जब आप मोर रूल्स में जाते हैं और उसमें आप लोवेस्ट, यानी देखें यहाँ 2 color स्केल मैंने सेलेक्ट किया है और मिनिमम और मैक्सिमम में आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू नज़र आ रही है, तो उसमें आपको फिर और कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे आपको वैल्यू कलर, टाइप वैल्यू कलर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप 3 color स्केल पर जाएं तो आपके पास अगेन कुछ ऑप्शंस नए इनेबल हो जाते हैं, मिनिमम, मिड पॉइंट, मैक्सिमम, जिसमें टाइप वैल्यू कलर अगेन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। डेटा बार्स में आपके पास सिर्फ टाइप और वैल्यू है, कलर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप नेविगेट करके यहाँ से ऑप्शंस के आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर रूल्स इन कंडीशन फॉर्मेटिंग वर्क्स ऑन एंटायर वर्कशीट, एंटायर कॉलम, एंटायर और मल्टीपल कॉलम्स। अगर ये ऑप्शन आपको याद नहीं है, अगेन इसका तरीका भी यहाँ पर मौजूद है, क्लियर रूल्स, और ये 4 ऑप्शंस हैं जहाँ से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इन MS Excel द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू हाईलाइट। अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट की बात हो रही है, कैलकुलेशंस की बात नहीं हो रही। टू हाईलाइट द रिकॉर्ड्स ऑफ एज ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर 3427 अकाउंट्स वर द एजिंग रेंजेस फ्रॉम 30 to 60 days। यानी आपके पास एक ऐसा, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स का डेटा है जिसमें 3427 अकाउंट्स है और उसमें एक टाइम पीरियड आपको बताया 30 to 60 days, और उनको कह रहा है कि उस रिकॉर्ड को हाईलाइट करना। यानी आपको क्राइटेरिया बता दिया, आपको कंडीशन बता दी और आपको हाईलाइट करने का कह रहा है, आपको कैलकुलेशंस का नहीं कह रहा। अगर आपको कैलकुलेशंस का कह रहा होता तो आप काउंट इफ्स का फंक्शन यूज करते, क्योंकि ये कैलकुलेशंस का नहीं कह रहा, सिर्फ हाईलाइट का कह रहा है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। तो आप क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ जाएंगे, यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगेन देखिए एक और MCQ है जो कह रहा है कि गो टू की विंडो तक जाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे, जिस शॉर्टकट की से आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी योर राइट आंसर। कस्टम फॉर्मेटिंग का एक और MCQ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, हाउ विल बी द फोन नंबर 111 000 222 विल बी डिस्प्लेड इफ लोकेशन इज चेंज टू कैनेडा। आपको सिंपली क्या करना है, इस सिंपल से नंबर को एक्सेल में टाइप करना है और कस्टम फॉर्मेट से ऊपर एक स्पेशल की कैटेगरी होती है, वहाँ पर आप कनाडा रीजन सेलेक्ट करेंगे। जैसा आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेल में, वो आपका सही आंसर होगा। द कस्टम फॉर्मेट टू राइट द डेट इज़ फ्राइडे June 27, 2014 एज। अगर एक डेट है जिसको हमें इस तरह से कस्टमाइज़ करना है कि जिसमें आपको सबसे पहले दिन का नाम नज़र आ रहा है फुल फॉर्मेट्स में, फिर आपके पास मंथ का नेम है, डे का नंबर है और फिर ईयर है। तो आपको पता है कि सबसे पहले D 4 टाइम्स जब आप D लिखते हैं तो आपको फुल फॉर्म में डे की स्पेलिंग नज़र आती है, फिर आप 4 टाइम्स M लिखते हैं तो मंथ की आपको स्पेलिंग नज़र आती है। तो ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर। और इसको मैं आपको रेफ़र कर दूं, अगर आपने स्टडी टेक्स्ट में आप टेक्स्ट के फंक्शन को रेफ़र कर सकते हैं, उसके अंदर भी ये फॉर्मेट्स डिफाइन हुएगा, ठीक है। फिर एक और टॉपिक है चैप्टर 6, अगेन पैक की बुक है, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा।
ठीक है, उसमें कुछ ईजी MCQs हैं जो आप डेफिनेटली खुद भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टेक्निकल साइड पर आ जाता हूँ। ठीक है, जैसे एक और MCQ है, द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई सम इफ इज। अब आपसे पूछ रहा है कि सम इफ में सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं। इफ यू फॉरगेट दैट, इट्स वेरी सिंपल। आप सिंपली क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले आप सम इफ के अंदर रेंज डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता चल गया। तो आपके पास सही आंसर क्या होगा, डिफाइन रेंज। अगर सम इफ पूछता तो डेफिनेटली एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता, हम उसको ओपन करते और वहाँ से आंसर देखते। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। पैक की बुक है और चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, जिसके अंदर आपको ज़्यादातर फंक्शंस और फॉर्मूलाज और उसके सिनेरियो बेस्ड MCQs मिलेंगे। तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा के अंदर सबसे पहला सवाल है, इन सेल B4 -10 विल रिजल्ट इन सेल वैल्यू, कि अगर -10 दो मरतबा सेल में लिखा जाए B4 तो क्या रिजल्ट पॉपुलेट होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम B4 में -10 लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -20। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो -20 होगा। नेक्स्ट इज वर्क स्पेस मीन्स। वर्क स्पेस का क्या मतलब है, देखिए वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कुछ वर्कबुक्स डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे ओपन कर रहे होते हैं और आपको पता है कि वो आपकी एक सर्टेन फोल्डर में या लोकेशन में लोकेटेड है और आप उसको उन तमाम वर्कबुक्स को एक साथ ओपन करना चाहते हैं, तो आप उसको एक जगह स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिकली आप वर्क स्पेस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स को स्टोर करते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम उन तमाम वर्कबुक्स को एक साथ कॉल कर सके, एक साथ ओपन कर सके और उसको यूज कर सके। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। नंबर 3 इज इक्वल्स टू साइन इज यूज्ड। ठीक है, इक्वल टू साइन कब यूज की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो चाहे जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लिखें या कोई भी फंक्शन लिखें उस वक्त हम इक्वल टू की साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो एट दिस स्टार्ट ऑफ एवरी फॉर्मूला। नेक्स्ट इज टू डिवाइड E23 बाई C12 इन MS एक्सेल। तो एक बात याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिवाइड और मल्टीप्लाई का कोई फंक्शन नहीं होता, हमें डिवाइड की साइन को यूज करना पड़ता है, दैट इज स्लैश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर पैक की MCQs की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज टू मेक अ नंबर इन सेल D64 20% स्मॉलर देन द नंबर इन सेल इन E64 यू एंटर। तो आपको क्या करना है, 20% से उसको लेस करना है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन D। ठीक है, जिस तरह से हम लिखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द फंक्शन इक्वल्स टू वीक डे ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज रिटर्न। अगर हम इस फंक्शन, ये दो फंक्शंस को लिखें, ये दो फंक्शंस मिला के हम इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अगर हम इसे लिखते हैं तो हमें एक्सेल का सेल क्या रिटर्न करता है। सो फॉर इंस्टेंस आज जो है वो संडे है। ठीक है, और वीक डे का मतलब क्या होता है, ये वीक डे का फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि हमें ये पता है कि वीक में 7 डेज होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास सीक्वेंस है नंबरिंग की, वो नंबर 1 डिनोट होता है संडे को, नंबर 2 डिनोट होता है मंडे को और इसी तरह से सो ऑन। 7 पे जो है वो सैटरडे फिनिश होता है। तो अगर मैं आपको एक्सेल में दिखाऊं यहाँ पर वीक डे का फंक्शन लिखकर, ठीक है, अगर लेट सपोज एक डेट है तो रिटर्न टाइप में आप यहाँ पर नोट करेंगे कि जो सबसे पहली टाइप होती है, या जो अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो जो सबसे पहली टाइप है उसमें नंबर 1 संडे से डिनोट होता है और 7 सैटरडे से। हम दूसरी नंबर टाइप्स को भी यूज कर सकते हैं, हमें वो नंबर रिटर्न टाइप के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमसे कह रहा है कि अगर वीक डे के अंदर हम टुडे का फंक्शन यूज करें, टुडे के फंक्शन से क्या होगा, आज की करंट डेट आएगी, उस डेट में से वीक डे का नंबर मुझे रिटर्न होगा। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है। 1 का मतलब क्या होता है कि जी द नंबर ऑफ द टुडेज डे ऑफ द वीक कंसिडरिंग संडे इज द फर्स्ट डे, विच इज द राइट आंसर। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम संडे वाले दिन नहीं है, किसी और दिन है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वो टेक्निक क्या होगी कि
फिर उस हिसाब से एमसीक्यू का आंसर डिफरेंट होगा। अगर आप वेडनेसडे के अंदर अपना एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर टाइप 1 के अंदर वेडनेसडे जो है वो किसी और नंबर से डिनोट होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस फंक्शन को लिखना है, एंटर प्रेस करना है, और जो भी नंबर आपको नजर आ रहा है टाइप 1 के हिसाब से जो डे बनता है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है। द शॉर्टकट की टू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला फॉर द एंटायर वर्कशीट इज F9। आप जब भी कोई भी काम करते हैं और आपकी शीट जो वो अपडेट हो रही होती है, फॉर्मूलाज के टैब में आपके पास कुछ कैलकुलेशन ऑप्शंस होते हैं और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट हुआ होता है। तो या तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करवाते हैं या फिर आप F9 की प्रेस करते हैं ताकि तमाम सेल्स जो है वो एंटायर वर्कशीट के अंदर, एंटायर वर्कबुक के अंदर कैलकुलेट हो जाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। तो हमारे पास मोड का फंक्शन है जो हमें बेसिकली डिवाइजर या रिमाइंडर बेसिकली बताता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूँ, इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट ओपन, लेट सपोज अगर मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 के टेबल से तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम 7 से इसको डिवाइड करवाएं तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, मोड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, सम रेंज is the range of cells to be evaluated by criteria, are actual cells to be added if their corresponding cells and range match criteria, have to be the same size and shape, is the same as sum if। तो sum range जो एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट है sum if के फंक्शन में अगर आपने देखा हो तो बेसिकली वो करता क्या है कि आप sum if के अंदर एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं और जब वो क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो उसी रेंज को आपको वो टोटल करके रिटर्न करता है। तो आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई सम इफ इज, आप सम इफ के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या अप्लाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको याद नहीं है तो आप सिंपली इक्वल्स टू सम इफ लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे और सम इफ के अंदर हम सबसे पहले रेंज को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिफाइन रेंज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखें एमसीक्यू को जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको कैन या कैन नॉट एटीट्यूड नजर आता है। यहाँ पर कैन नॉट एटीट्यूड पूछा गया, नेगेटिव पूछा गया, यानी कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो बज़ाहिर नीचे हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट सही हो, 1 गलत हो सकता है 2 सही हो 2 गलत हो। आपको बेस्ट पॉसिबल चूज करना है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल इनकरेक्ट है। ठीक है। और एमसीक्यूज जो मैं आपको यहाँ पर बताता चलो, इस तरह के ये सारे इजी एमसीक्यूज हैं। थोड़ा सा और टेक्निकल साइड पर आते हैं। जैसे एक और एमसीक्यू है, काउंट इज यूज टू। अब जैसे यहाँ पर हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये तीनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारे लिए ऑप्शन डी होगा। द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई इन काउंट फंक्शन, सबसे पहली चीज हम काउंट के अंदर क्या यूज करते हैं वो आपको बतानी है। अगेन मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर बताया कि फंक्शन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्राइटेरिया को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है। काउंट ए का फंक्शन क्यों यूज किया जाता है। ठीक है। अगेन अगर ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं तो फिर आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, अदरवाइज आप इसको चेक करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट इफ फंक्शन, क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्राइटेरिया का है। ठीक है। क्राइटेरिया इज अ फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ द अबव, एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज काउंट इफ फंक्शन A1 till B4 static will result। अगर हम इस फंक्शन को एक्सेल में लिखते हैं तो बेसिकली क्या होगा। नंबर 1, नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग टेक्स्ट इन द सेलेक्टेड डेटा। काउंट इफ काउंटिंग करेगा टेक्स्ट वाले सेल्स को अगर हम इस फंक्शन को लिखते हैं। फिर कह रहा है नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग टेक्स्ट नॉट कंटेनिंग टेक्स्ट इन द सेलेक्टेड डेटा। फिर है नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग नंबर्स और फोर्थ है नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग कैरेक्टर्स। तो अगर हम एक्सेल के अंदर लेट्स सपोज A1 से B4 तक A1 से B4 तक अगर मैं कोई नंबर्स लिखता हूँ और फिर इस फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, काउंट इफ A1 till B4 और इन्वर्टेड कॉमास में स्टैटिक, तो ये मुझे 0 रिटर्न करता है। लेकिन अगर हम तमाम सेल्स के अंदर टेक्स्ट लिख दें तो उसकी काउंटिंग हमें मिल जाती है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो लिखा हुआ है काउंट इफ स्टैटिक के साथ, ये टेक्स्ट वाले सेल्स को काउंट करके देता है। ठीक है। अ फंक्शन विच कैन एवेल्यूएट एनी वैल्यू और एक्सप्रेशन दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, यानी एक ऐसा फंक्शन जो बूलन वैल्यूज
के एक्सप्रेशंस को लेता हो, एवेल्यूएट करता हो, वो कौन सा फंक्शन है, और वो हमें पता है वो इफ का फंक्शन है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू आइडेंटिफाई द इन द इफ फंक्शन? सबसे पहले हम लॉजिकल टेस्ट को डिफाइन करते हैं इफ के अंदर। अगर आप भूल गए हैं तो आप एक्सेल ओपन करके जब इफ का फंक्शन लिखेंगे तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपको लॉजिकल टेस्ट का नजर आएगा। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है अगर वो लेस देन 1 हो तो वी लुकअप क्या रिटर्न करेगा, कौन सा एरर रिटर्न करेगा। तो इसके लिए आपके पास एक डेटा होना चाहिए। आप उस डेटा के अंदर कोई भी लुकअप वैल्यू टेबल एरर सेलेक्ट करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर को लेस देन 1 कर देंगे, या तो 0 कर दें, ठीक है, या कोई नेगेटिव नंबर कर दें, तो आपको जो एरर रिसीव होगा वो आपका ठीक आंसर होगा। मैं चाहता हूँ आप इसको खुद ट्राई करें, अदरवाइज आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको आंसर कर दूंगा। इसी तरह से एरर्स अगर आप देखें तो एरर्स आपके पास स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, मैंने अलग से पढ़ाया है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है कि कौन कौन से एरर्स कब कब नज़र आते हैं हमें और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको ट्राई करें। वी स्टैंड फॉर इन द वी लुकअप इज डेफिनेटली वर्टिकल, ठीक है। तो अब आपको एक आइडिया हो रहा है इस वीडियो से, जो आप पैक की एमसीक्यूज की बुक के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं वो डेफिनेटली एक अच्छा प्रैक्टिस का जरिया है जिससे आप आई कैप के एमसीक्यूज को अच्छा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन एक और फंक्शन है सब टोटल। इफ द नंबर फंक्शन कंटेन्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 11 इट मीन्स, आप सब टोटल के अंदर 2 कैटेगरीज देखते हैं फंक्शन नंबर की, एक सीरीज 1 से 11 तक की होती है और एक 101 से 111 तक की होती है। तो ये आपसे पूछ रहा है 1 से 111 क्या करेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो इंक्लूड करता है हिडन वैल्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट इज रेफरेंस 1, 2 इन द सिंटेक्स ऑफ द सबटोटल फंक्शन। ये कहाँ तक यूज होता है? तो इसका सबसे इजी तरीका यही है कि आपको अगर इसकी लिमिटेशन देखनी हो कि सबटोटल फंक्शन जो है वो कितने रेफरेंसेस तक जा सकता है, तो आप fx के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो आपको आंसर दे देगा कि 1 till 254 रेंजेस तक आप डिफाइन कर सकते हैं। सो 1 till 254 रेंजेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमें बड़ा क्विकली चीजें पता चल रही हैं, ठीक है। इसी तरह से परसेंटाइल को लिखने का क्या तरीका है? सिंपल, आपको कोई चीज लॉजिक नहीं लगाना, आपको लिख के देखना है कि अगर 75th परसेंटाइल निकालना हो तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन एक और एमसीक्यू है कि अगर एक्सेल में आप ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो फिर आपको क्या चीज़ नज़र आती है, इसको आप खुद ट्राई करें। C6 के अंदर आप एक वैल्यू लिखें और इसको अप्लाई करके देखें, ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 को कवर कर रहा है आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर से कि जो फॉर्मूलाज और फंक्शंस को कैसे वो सिनेरियो में पुट करके आई कैप आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे एक और एमसीक्यू है, मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ। If C2 till C11 contains the name of the employees and D2 till D11 contains their designations. Similarly, E2 till E11 contain their salaries. तो आपको ये सिचुएशन दे रहा है कि कुछ नेम ऑफ एम्प्लॉयज हैं, उनकी डेजिग्नेशंस हैं, उनकी सैलरीज हैं और हमें टोटल सैलरीज ऑफ मैनेजर्स फाइंड आउट करनी है। तो फिर हम किस तरह से उसको लिखें, कौन सा फंक्शन होगा जो हमें ये इन क्राइटेरियाज को मीट करते हुए उनकी टोटल सैलरीज बता सके, ठीक है। इसी तरह से जितने भी फाइनेंशियल फंक्शंस हैं उसकी डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, ठीक है। लेट सपोज कि हम, अगर मैं इस एमसीक्यू को रीड कर देता हूँ। इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन इक्वल प्रोपोर्शन। जब हम किसी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो उस पर हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होती है। तो डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हर साल सेम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड एक फंक्शन है SLN एक्सेल में जिसको आप यूज कर सकते हो और यूज करते हो। The NPV फंक्शन डिस्काउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट एट अ रेट टू बी अप्लाइड ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये कि जितने भी इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं उनका नेट होता है, ठीक है ना। तो एज अ AFC 3 स्टूडेंट आई मस्ट से क्वांटिटेटिव मैथड्स के स्टूडेंट को NPV का आइडिया ज़रूर होता है और वो आसानी से इसका आंसर दे सकता है।
अगेन आप देख रहे हैं सिनेरियोज बेस्ड है, फंक्शन वही है जैसे MCQ नंबर 45 46 को अगर आप देखें तो फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं बट उसको सिनेरियो में पुट किया गया, ठीक है। तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि किसी फंक्शन को, अब यहाँ पर MCQ 46 में आप देखेंगे सब जगह सम इफ लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कौन सी रेंज पहले पिक करेंगे, दैट्स द लॉजिकल पॉइंट कि आपने फंक्शन को कितना अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और ये सारे वो MCQs हैं जो इतने टफ नहीं है। अब इस वीडियो में बताने का थोड़ा सा मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिस भी करवानी है, जस्ट सिर्फ मैं नहीं बताऊं, लेकिन आपको जो है वो आप खुद एक्सेल में इसको ट्राई करें, इसको लिखें, उसको ट्राई करें, उसको करके देखें जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आप उतना जल्दी काम कर सकेंगे, ठीक है। फिर आपके पास 2 चैप्टर्स और हैं, चैप्टर नंबर 7 और 8। चैप्टर 7 ICAP की बुक में मैनेजिंग डेटा इन वर्कबुक से रिलेटेड है, जिसमें आप डिफरेंट डेटास को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसमें आपको प्रोसीजर्स पता चलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैंने अपनी कुछ वीडियोस के अंदर डेफिनेटली दिखाया हुआ है और उसी से रिलेटेड ये सारे MCQs आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है सिक्योरिटी एंड शेयरिंग, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड शेयरिंग के अंदर भी आपके पास वर्कबुक की सिक्योरिटी, वर्कशीट की सिक्योरिटी, जब आप शेयरिंग करते हैं और इसके बाद जब आप चेंजेस को देखना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री की शीट क्रिएट करते हैं जिसमें एक लॉग फाइल के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन कौन से चेंजेस कहाँ पर हुए हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हुई और उसी से रिलेटेड आपके पास ये MCQs बने हुए, जो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर आपको ये जो MCQs आप देख रहे हैं ये सारे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारा एक्सेल का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और फिनिश हो जाता है।